हेलो फ्रेंड्स, एलएनसीसी द ट्रेनिंग हब की फ्री लर्निंग यूनिवर्सिटी में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज़ के फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट चैप्टर का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब सबसे पहले किसी भी टॉपिक को अगर स्टार्ट करते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसका नाम, क्योंकि अगर आपको टॉपिक का नाम समझ में आ गया तो समझिए आपको 20% चैप्टर ऐसे ही समझ में आ गया। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब सबसे पहली बात आती है मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। कई बार हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं मैनेजमेंट करना, किसी भी चीज़ को मैनेज करना, बट एक नॉर्मल इसकी जो सिंपल डेफिनेशन होती है, मैनेजमेंट इज़ द आर्ट। मैनेजमेंट एक कला है। किस चीज़ की कला है भैया ये? ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, काम के होने की। अब काम एक व्यक्ति तो कर नहीं सकता सभी काम को, इसके लिए थ्रो पीपल, बहुत सारे लोगों की सहायता से, और कैसे इन इफेक्टिव एंड इफिशियंट मैनर। अब जो ये मेन वर्ड है इफेक्टिव और इफिशियंट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, क्योंकि नॉर्मल काम तो हम सभी लोग करते हैं और काम तो कई लोग करते हैं, पर वो प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसके अंदर इन दो चीज़ों की कमी होती है। फर्स्ट, इफेक्टिव। अब ये वर्ड इफेक्टिव का मतलब क्या होता है? तो सिंपल सी बात है, इफेक्टिव का मतलब होता है वर्क डन ऑन टाइम। आप टाइम पर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और दूसरा इसी इफेक्टिव का मतलब होता है डूइंग राइट थिंग्स, कि आप सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो पता लगा समय पर तो काम कर देते आप, लेकिन वो काम ही गलत कर दिया, तो वो भी किसी काम का नहीं। और दूसरा वर्ड होता है इफिशिएंट। इफिशिएंट का मतलब होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे? आपके पास जितने भी संसाधन अवेलेबल है, जितने भी सामान आपके पास है, उसका आप अच्छे से अच्छा उपयोग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो इसी की दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी? नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, किसी भी संसाधन का बर्बाद ना करना। और एक और चीज़ इफिशिएंट का मतलब ये होता है वर्क डन एट मिनिमम कॉस्ट। ये इंपॉर्टेंट है। काम आप कर रहे हो, समय पर भी कर रहे हो, सभी चीज़ों का उपयोग भी कर रहे हो, परंतु अगर उसकी कॉस्ट ज़्यादा है तो वो किसी काम की नहीं है। जिसकी अपन इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपको एक शादी करवानी है, आपको एक मौका मिला है कि आपको एक शादी करवानी है। एज यूजुअली जिस प्रकार की आप शादी कराते हैं उसका ओवरऑल जो टाइम रहता है वो 5 दिन का रहता है, परंतु आपके जो क्लाइंट है वो इस शादी को 3 दिन में कंप्लीट कराना चाहते हैं। आपने बोला ठीक है हो जाएगा। 3 दिन का आपने ऑर्डर लिया, आपने काम चालू करा। अब नॉर्मली आपने 3 दिन में सामने वाले को काम भी कंप्लीट कर कर दे दिया। अब बात यह हुई कि जब पेमेंट की बारी आई लास्ट में, तो आप नॉर्मल जो शादी करवाते थे वो 15 लाख रुपए में कराते थे, परंतु अब आपने उस क्लाइंट से कितने चार्ज करें? 25 लाख, 25 लाख। वो जो क्लाइंट है आपका वो आपसे अनसेटिस्फाइड है, वो आपसे वाद विवाद कर रहा है। वो आपको बोल रहा है मैं 25 लाख नहीं दूंगा, 15 लाख तो आपका चार्ज है, बैनर पर तो वही लिखा था, पैम्पलेट में तो वही था। तो फिर आप उसको बता रहे हैं कि नहीं 3 दिन में हमने काम कराया है, समय के पहले कराया है, ज़्यादा लोगों की आवश्यकता पड़ी है। तो ये क्या प्रॉपर मैनेजमेंट है? नहीं। प्रॉपर मैनेजमेंट वह बोलता है कि आपने काम तो समय पर कराया, परंतु मिनिमम कॉस्ट पर भी होना चाहिए, और ये मिनिमम कॉस्ट नहीं है। और कई बार ऐसा होता है कि आपने बोला मैं काम तो सस्ते में करा दूंगा, पर टाइम ज़्यादा लगेगा, तो वो भी प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है। मैनेजमेंट एक वो कला है जिसके अंदर काम होता है लोगों के द्वारा समय पर, और अच्छे से अच्छे सभी चीज़ों का उपयोग करके अच्छे से अच्छे प्रकार से कम रुपये में। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल इन इफेक्टिव एंड इफिशियंट मैनर। मैनेजमेंट यूनिवर्सल है। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जहाँ पर इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब सर हमें तो पता ही नहीं, हम तो करते ही नहीं मैनेजमेंट। तो आप भी करते हैं, आपके पेरेंट्स भी करते हैं, और हर कोई बंदा करता है मैनेजमेंट। कैसे करते हैं मैनेजमेंट? एग्जाम्पल के लिए आपके घर पे एक बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज है, आपको उसको ऑर्गेनाइज करना है, तो उसको आप जो ऑर्गेनाइज करने की सभी चीज़ें काम कर रहे हो वो अपने आप में ही एक क्या है? मैनेजमेंट है। कैसे है मैनेजमेंट? क्योंकि आपको मैनेज करना पड़ेगा कितने लोग आने वाले हैं, कितने लोगों को हमें इन्विटेशन भेजना है, कितने लोगों का खाना बनना चाहिए, क्या चॉकलेट्स लानी, कितने बलून्स लगाने, कितना मनी लगेगा, उसका ओवरऑल इन्वेस्टमेंट क्या आएगा, ये सभी चीज़ें आपको मैनेज करना है। सेम एज सबसे बड़ी मैनेजर अगर कोई होता है तो हमारे घर में हमारी मदर होती है। क्यों? पूरे मंथ का राशन वो मैनेज करती है, वही अमाउंट में कि 5,000 10,000 जो भी हो, सभी घर में अलग अलग अमाउंट रहता है, उसी अमाउंट में वो मैनेज करती है, प्लस उसमें से सेविंग करना, वह अच्छे मैनेजर की खासियत होती है।
खाली मैनेजमेंट करना ही एक अच्छे मैनेजर की क्वालिटी नहीं होती है। एक अच्छे मैनेजर की क्वालिटी, एक अच्छे मैनेजमेंट तब शो होता है जब आप उसमें कुछ सेविंग करके बताएं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करें। अब बात ये आती है कि हमारी मदर जो है, क्या फिर वो अच्छी मैनेजर बन सकती है? नहीं। क्यों नहीं बन सकती? वो तो अच्छे से काम करती है सर, पैसा भी बचा लेती है, वो पैसा बचा लेती है, अच्छी बात है। पर प्रॉब्लम ये है कि इसके लिए कुछ और स्किल्स की भी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि अब मैनेजमेंट क्या हो गया है, एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो गया है, एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट हो गया है। पहले क्या था, मैनेजमेंट करना आसान था, बट आज चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो गई। आज ऐसा है कि डेली आपको मैनेज करना पड़ता है, डेली चीज़ों को खत्म करना पड़ता है, डेली नई प्लानिंग करनी पड़ती है, डेली नई ऑर्गेनाइजिंग करनी पड़ती है, डेली नई स्टाफिंग करनी पड़ती है। इस प्रकार से आपका बिजनेस रन करता है। स्क्रीन पर शो हो रही है कुछ मैनेजमेंट की डेफिनेशंस है जो कि राइटर्स के द्वारा है। हेनरी फेयोल, टू मैनेज इज़ टू फोरकास्ट एंड प्लान। मैनेजमेंट का मतलब ये है कि एक अंदाजा लगाना, आकलन करना और उस चीज़ के बारे में प्लान करना, फिर उसको ऑर्गेनाइज करना कि भैया इस काम को अपन कैसे करेंगे, फिर टू कमांड, उसके ऊपर कमांड देना कि ये काम व्यवस्थित हो रहा है कि नहीं, एंड कोऑर्डिनेशन एंड टू कंट्रोल। कोऑर्डिनेशन, लोग आपस में अच्छी भावना है कि नहीं, सभी का मत है कि नहीं, क्या सब लोग वही काम करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, एंड टू कंट्रोल, और उसी चीज़ को कंट्रोल करना। अकॉर्डिंग टू लुइस एलन, लुइस एलन के हिसाब से डेफिनेशन बहुत सिंपल सी है, मैनेजमेंट इज़ व्हाट अ मैनेजर डज। जो भी काम मैनेजर करता है वह मैनेजमेंट होता है। अकॉर्डिंग टू एल एप्ली, मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ पीपल एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ थिंग्स। मैनेजमेंट जो है वो लोगों के डेवलपमेंट के लिए है, ना कि चीज़ों को रास्ता बताने के लिए, ना कि काम को रास्ता बताने के लिए। ये तीनों आपको लर्न करनी है। नेक्स्ट थिंग, उतारने की आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आपको नोट डाउन करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। डिस्क्रिप्शन में मैंने पीडीएफ कर रखी है, उसको आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको पूरा के पूरा रिटर्न फॉर्म में व्यवस्थित मिल जाएगा विथ हाईलाइटेड। नेक्स्ट जो इसका टॉपिक आता है वो आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। अब वर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, दोनों का मतलब मेनली सेम ही होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस ये होता है कि विशेषताएं और कुछ यूनिक विशेषताएं। बट एमपी बोर्ड और सीबीएसई के अकॉर्डिंग फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों का मतलब एक ही होता है, तो इसके लिए अपन इसी को लेंगे। ओवरऑल तो मैनेजमेंट की कई विशेषताएं होती है, बट अपन ओनली 5 को कवर करेंगे। वो 5 क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होती है और जो आपको लर्न भी करनी है। सबसे फर्स्ट थिंग जो कैरेक्टरिस्टिक्स है मैनेजमेंट की वो है कंटिन्यूअस एक्टिविटी। यस, मैनेजमेंट अपने आप में एक कंटिन्यूअस एक्टिविटी है। कंटिन्यूअस का मतलब क्या हो रहा है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया जो कभी ख़त्म नहीं होती है। अब देखो, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर कंटिन्यूअसली अप्लाइड, ये हमेशा क्या होता है? एप्लीकेबल होता है। दे कीप ऑन चेंजिंग एंड गेटिंग मॉडिफाइड एज पर द रिक्वायरमेंट्स एंड चेंजिंग टाइम। ये क्या होता है? समय के साथ साथ बदलता है, समय के साथ साथ इसमें बदलाव आते हैं। और समय की मांग कैसी है? रिक्वायरमेंट कैसी है? आवश्यकता कैसी है? नीड कैसी है? समय मांग कर रहा है कि अब आपको डिजिटलाइजेशन होने की आवश्यकता है, अब आप बोर्ड पर नहीं पढ़ सकते, अब आपको डिजिटल वे में आना पड़ेगा। तो ये क्या हो रहा है? समय की डिमांड हो रही है, मार्केट की डिमांड हो रही है, उसके अकॉर्डिंग आपको मैनेजमेंट को क्या करना पड़ेगा? चेंजेस करते रहना पड़ेगा। मैनेजमेंट ऐसी प्रोसेस नहीं है कि एक बार अपन ने फिक्स कर दिया, आज ऑफिस में बैठ के मैनेज कर दिया, ये प्लान कर दिया, ऑर्गेनाइज कर दिया और इस हिसाब से सबको बोल दिया आपको काम करना है। नहीं, मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कि निरंतर चलती ही रहेगी। इवन दो अगर किसी कंपनी को बंद करना है तो भी मैनेजमेंट की आवश्यकता है, और अगर किसी कंपनी को ओपन करना है तो भी मैनेजमेंट की आवश्यकता है। अगर किसी कंपनी को सर्वाइवल करना है, किसी कंपनी को बढ़ाना है तो भी मैनेजमेंट की आवश्यकता है। हर एक चीज के अंदर मैनेजमेंट की आवश्यकता है। नेक्स्ट, अ कलेक्टिव इफर्ट और अ ग्रुप एक्टिविटी। अब मैनेजमेंट अपने आप में क्या एक ग्रुप एक्टिविटी है, ये किसी एक व्यक्ति की बस की बात नहीं है। मैनेजमेंट किसी एक व्यक्ति के लिए कभी नहीं होता है, क्योंकि मैनेजमेंट जो वर्ड है वही अपने आप में क्या है? प्लूरल है, और प्लूरल का मतलब ही होता है एक से अधिक। मतलब मैनेजमेंट करने के लिए हमेशा एक से ज़्यादा लोगों की आवश्यकता होती है। मैनेजमेंट इज अ कलेक्टिव एक्टिविटी एंड इफर्ट। इसमें किसी एक व्यक्ति की ताकत नहीं लगती है, पूरे ग्रुप की ताकत लगती है, तो वो प्रॉपर मैनेजमेंट होता है। एम्फेसिस इज ऑन अ ग्रुप एज होल रेदर देन एन इंडिविजुअल। ये किसी इंडिविजुअल व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के ऊपर मैनेजमेंट नहीं हो रहा है। मे बी मैनेजमेंट की पूरी प्लानिंग जो है कोई इंडिविजुअल व्यक्ति कर सकता है, बट उसमें वर्क, उसमें इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए ग्रुप की आवश्यकता पड़ेगी, और मस्ट क्या है? नीडेड है। सेकेंड चीज होती है गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी।
अब मैनेजमेंट हम करते ही क्यों है, तो सबसे पहले इसका मेन लक्ष्य आता है गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी, गोल लक्ष्य। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज टू अचीव द प्री डिटरमाइंड गोल। जो भी आपकी फर्म ने, जो भी आपके बिजनेस ने, जो भी आपके मैनेजर्स ने, जो भी आपके एडमिनिस्ट्रेटर ने गोल फिक्स करे हैं कि यार मेरी कंपनी 5 साल बाद इस मुकाम पर होनी चाहिए, या फिर 5 साल के अंदर मुझे ये काम करना है, या फिर 1 महीने के अंदर मुझे 1 लाख प्रोडक्ट बनाने हैं, उत्पाद करने हैं। तो ये सभी की सभी क्या चीज़ें हैं, लक्ष्य आपकी कंपनी के। तो जो मैनेजर रहते हैं वो अपने मैनेजमेंट से इन लक्ष्य को क्या करवाते हैं, सफल करवाते हैं बाय गेटिंग द वर्क डन फ्रॉम अदर पीपल। और कैसे होता है, लोगों के द्वारा काम करवा कर, प्रॉपर तरीके से उसको ऑर्गेनाइज कर कर। फोर्थ, इट इज अ इंटेंजिबल फोर्स। वर्ड इंटेंजिबल हम 11th में भी पढ़ चुके हैं। इंटेंजिबल असेट हमने पढ़ा था, जिसका मतलब जो दिखती नहीं, जिसे हम महसूस कर सकते हैं। यहाँ पर भी इसका मतलब वही हो रहा है। मैनेजमेंट अपने आप में क्या है, एक इंटेंजिबल है, इसको आप देख नहीं सकते। मैनेजमेंट कैन नॉट बी सीन, नहीं देख पाओगे आप इसको। आपको कोई ये व्यक्ति नहीं, आर्टिफिशियल पर्सन नहीं है कि आपको दिख जाए कि हाँ अवेलेबल है ये, बट इसको आप क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो। पर बात यह आती है कि फील कैसे करेंगे, तो फील करने का सबसे सिंपल तरीका है ऑर्डर लाइंस। आपके ऑर्डर्स किस प्रकार से फॉलोअप हो रहे हैं। कोऑर्डिनेशन, आपकी फर्म में कैसा कोऑर्डिनेशन है, लोगों का तालमेल कैसा है एक दूसरे से। टॉप लेवल मैनेजमेंट का लोअर लेवल मैनेजमेंट से कैसा तालमेल है, या फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। जितने भी वर्कर्स, जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, क्या सभी के दिमाग में एक ही माइंडसेट है, क्या सभी का लक्ष्य एक ही है, वह प्रॉपर मैनेजमेंट होगा। और वही क्या होता है, इंटेंजिबल। उसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपका मैनेजमेंट अवेलेबल है। फिफ्थ और इंपॉर्टेंट, मैनेजमेंट इज परवेसिव। परवेसिव, इसी को मल्टी डायमेंशनल भी बोला जाता है। परवेसिव क्या होता है, मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायर्ड होता है। अब हर ऑर्गेनाइजेशन से मतलब यहाँ मैनेजमेंट का मतलब खाली बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। कई सारे बच्चों के या फिर कई सारे लोगों के दिमाग में ऐसा होता है कि मैनेजमेंट, मैनेजर, एमबीए वगैरह से वो बनते हैं, तो ये सभी चीज़ें किसके लिए होती है, बिजनेस के लिए होती है। नहीं, गलत। मैनेजमेंट खाली इन सब चीज़ों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। मैनेजमेंट अपने आप में वास्ट है, ईच एंड एवरी प्लेस, हर जगह पर ये क्या एप्लीकेबल होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कहाँ कहाँ, पॉलिटिक्स। अगर नरेंद्र मोदी को देश चलाना है या किसी डोनाल्ड ट्रंप को देश चलाना है तो वहाँ पर भी मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। सोशल, सामाजिक स्तर पर भी, कल्चरल और बिजनेस के रूप में तो हम सभी जानते हैं कि आवश्यकता है इसे मैनेजमेंट की। अब पॉलिटिकल लेवल पे कैसे पड़ती होगी मैनेजमेंट की आवश्यकता। एग्जाम्पल के लिए अभी कोरोना चल रहा है, सभी जानते हैं, और मेरे हिसाब से सभी अपडेट होंगे कि जो अमेरिका है, सबसे ज़्यादा कोरोना का इफेक्ट वहीं पर पड़ा है। आज की तारीख में सबसे ज़्यादा डेथ रेट भी वहीं का है। तो कोरोना का अभी तक कोई प्रॉपर वैक्सीन तो मिला नहीं है, परंतु ऐसा माना जा रहा है कि जो मलेरिया की दवाई है, मलेरिया में जो केमिकल यूज़ होता है, उस केमिकल से कोरोना के मरीज सबसे ज़्यादा ठीक हो रहे हैं, या फिर उस दवाई के छिड़काव से कोरोना कम से कम लोगों को हो रहा है। अमेरिका में इसकी कमी है और इंडिया के पास ही ज़्यादा मात्रा में। बट इंडिया का मैनेजमेंट क्या था, इंडिया ने पहले से ही सारे एक्सपोर्ट क्या कर दिए थे, क्लोज कर दिए थे। तो ये कहलाता है प्रॉपर मैनेजमेंट। ठीक है, इस प्रकार से आप मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसलिए मैनेजमेंट की हर जगह नीड है। मैनेजमेंट परवेसिव है अपने आप में। परवेसिव वर्ड का मतलब हो रहा है कि ईच एंड एवरी कॉर्नर, हर जगह रिक्वायर्ड है। यहाँ पर आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होती है, खत्म होती है। एक कैरेक्टरिस्टिक्स और है जो मैंने इसमें नोट डाउन नहीं करी है, बट मैं आपको समझा देता हूँ ताकि काम में आएगी। मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल। अब ये मल्टी डायमेंशनल क्या होता है, डायमेंशन ऐसे समझते हैं अपन, पिक्चर देखते हैं 2D 3D। 3D में आपने पिक्चर देखी होगी तो आपको लगता होगा सामने सामने वो चीज़ें चल रही है। इसी प्रकार हमारी बॉडी भी 3D के ऊपर बनी हुई है, 3D डायमेंशनल है। इसी प्रकार जो मैनेजमेंट है वो भी क्या है, 3D डायमेंशनल है। अब डायमेंशनल 3 हिस्से इसके अलग अलग। फर्स्ट होता है मैनेजमेंट एट वर्क, काम करना है, बिना मैनेजमेंट के हो ही नहीं सकता, मस्ट क्या है, नीडेड है। सेकेंड, मैनेजमेंट एट पीपल। अब पीपल के ऊपर मैनेजमेंट कैसा, देखिए मैनेजमेंट की आवश्यकता कहाँ पड़ती है, जब आप फिर स्टाफिंग करेंगे। मतलब अगर आपने कंपनी खोल ली, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ आपने काम पर रख लिए, पर अगर आप उनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग उनको काम नहीं दे रहे, जैसे एग्जांपल के लिए एक चाय वाले को आपने चार्टेड अकाउंटेंट का काम दे दिया कि भैया तू आज से अकाउंट्स बनाना, और एक चार्टेड अकाउंटेंट को चाय बनाने का काम दे दिया, तो क्या ये प्रॉपर मैनेजमेंट है, नहीं।
हाँ, सुनने में दोनों सिमिलर लगते हैं, चाहे चार्टेड अकाउंटेंट, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि आप किसी से कुछ भी करवा लो। तो वहाँ हर जगह मैनेजमेंट की आवश्यकता है। लास्ट होता है मैनेजमेंट इज ऑपरेशंस। ऑपरेशंस होते क्या है? सबसे पहली बात तो ये, मैनेजमेंट तो बाद में समझेंगे, पहले ऑपरेशंस क्या होता है। ऑपरेशंस कोई भी आप काम करते हो वो अपने आप में क्या है? एक ऑपरेशन है। तो हर एक ऑपरेशन में मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ती है। थर्ड टॉपिक, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। अब ऑब्जेक्टिव्स, कितने प्रकार के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? सबसे पहले बात ये आती है कि मैनेजमेंट हम करते क्यों, लक्ष्य क्या है हमारा। ऑब्जेक्टिव का मतलब यहाँ पर हो रहा है लक्ष्य, क्या एम है हमारा, क्या गोल है, क्यों हम मैनेजमेंट करते हैं, क्या चीज़ों को बिना मैनेज करे हम काम नहीं कर सकते, क्यों मैनेजर को लाखों की सैलरीज प्रोवाइड करते हैं, इसका रीज़न है। तो अब जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो वैसे 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल मतलब किसके लिए होगा? ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो संस्था काम कर रही, जो बिजनेस वर्क कर रहा है, उसके क्या लक्ष्य होंगे, वो क्यों मैनेजमेंट करता है। सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है ये भी 3 पार्ट में डिवाइड है। 3 पार्ट, तीनों बहुत सिंपल पार्ट है। फर्स्ट होता है सर्वाइवल। अब सर्वाइवल क्या? किसी भी बिजनेस को सबसे पहला उसका लक्ष्य होता है कि वो बिजनेस सर्वाइव करे, मार्केट में टिके, लंबे समय तक चले। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस इज टू सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग पीरियड इन द मार्केट। लंबे समय तक बिजनेस में वो टिकना चाहता है। जो पता लगा कोई अगर बिजनेस आया अभी अभी चालू, और अभी से अगर उसने सोच लिया कि मैं पैसा कमाना चालू कर दूं, और पता लगा बिजनेस थोड़े दिन बाद क्या हो गया, ठप हो गया, नहीं। पहले बिजनेस को क्या करना पड़ेगा? टिकना पड़ेगा, अपनी वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी, ब्रांड क्रिएट करना पड़ेगा, मार्केट वैल्यू बनानी पड़ेगी, मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ाना पड़ेगा, मार्केट में अपना नाम बढ़ाना पड़ेगा, इक्विटी बढ़ानी पड़ेगी। तो ये क्या हो गया? सर्वाइवल। सबसे पहले बिजनेस क्या करेगा? सर्वाइवल करेगा। तो सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव सर्वाइवल। इसके बाद सेकंड ऑब्जेक्टिव आता है, बिजनेस ने सर्वाइव कर लिया, पर सर्वाइव करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? पैसा, कैश। कैश कैसे आता है? प्रॉफिट। तो सेकंड ऑब्जेक्टिव बिजनेस का क्या होगा? प्रॉफिट। मतलब बिजनेस को खाली सर्वाइव करना ही तक बिजनेस नहीं होगा, आपको क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट कमाना पड़ेगा। प्रॉफिट अर्निंग इज इसेंशियल एंड मस्ट कंपल्शन। कमाना ही है, क्योंकि अगर आपने प्रॉफिट नहीं कमाया तो आप कब तक लॉस बियर कर पाओगे और कब तक खर्चे लगा पाओगे। एक सक्सेसफुल बिजनेस के लिए, एक बिजनेस में कंटिन्यूटी के लिए आपको प्रॉफिट कमाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या हुआ हमारा? प्रॉफिट। अब थर्ड ऑब्जेक्टिव, बिजनेस सर्वाइव कर रहा है, लंबे समय तक चल रहा है, प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। थर्ड पॉइंट, ग्रोथ। बिजनेस अब बढ़ना भी चाहिए, डेवलप भी होना चाहिए। नहीं तो पता लगा 5 साल पहले भी मैं 10,000 कमाता था, आज भी मैं 10,000 ही कमा रहा हूँ। तो क्या मैं फ्यूचर अनसर्टेनिटी को क्रॉस कर पाऊंगा? फ्यूचर में आने वाली कुछ समस्या को सॉल्व कर पाऊंगा? नहीं। मुझे मेरे बिजनेस का साइज बढ़ाना पड़ेगा, मुझे मेरे बिजनेस में ग्रोथ करनी पड़ेगी। अब ग्रोथ कैसे हो सकती है? तो फ्यूचर में आपका हर प्रकार से डेवलपमेंट होना चाहिए। डेवलपमेंट का मतलब खाली प्रॉफिट में डेवलपमेंट नहीं होता है, आपकी सेल्स इंक्रीज होनी चाहिए, आपके प्रोडक्ट्स की नंबर में इंक्रीज होना चाहिए, सेगमेंट्स बढ़ने चाहिए, एम्प्लॉयज़ बढ़ने चाहिए, इनकम बढ़नी चाहिए, आपकी ब्रांड बढ़नी चाहिए, आपकी इक्विटी बढ़नी चाहिए, आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन। आज आपकी कंपनी 5 लाख की है तो कल कंपनी 50 लाख की होनी चाहिए, 50 लाख की है तो 50 करोड़ की होनी चाहिए, 50 करोड़ की तो 100 करोड़ की। वो डिपेंड करेगा आपकी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, कितने करोड़ की आपकी कंपनी है। तो ये 3 प्रकार के मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक बार अपन वापस रिपीट करेंगे। सबसे फर्स्ट होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट कौन कौन से अपन इसके पढ़े? फर्स्ट सर्वाइवल, बिजनेस को चलाना। सेकेंड प्रॉफिट, पैसा कमाना। थर्ड ग्रोथ, बिजनेस को बढ़ाना। अब दूसरे लक्ष्य जो होते हैं वो होते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। समाज के प्रति क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, समाज के प्रति क्या लक्ष्य होते हैं? कोई भी संस्था अगर काम करती है तो उसको समाज का सबसे पहले ध्यान रखना आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि अगर बिजनेस में समाज के लिए ध्यान नहीं रखा गया है तो समाज आपको सपोर्ट नहीं करेगा और आपका बिजनेस लंबे समय तक चल नहीं पाएगा। तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं मैनेजमेंट के? तो सोशल ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है पॉल्यूशन फ्री मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। आप जिस भी चीज़ को बनाते हो, जिस भी सामान को बनाते हो, वो क्या होना चाहिए? पॉल्यूशन फ्री होना चाहिए, उससे पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और अगर पॉल्यूशन होता है तो उसका प्रॉपर अरेंजमेंट्स होना चाहिए, क्योंकि कई ऐसे बिजनेस है जिसमें विदाउट पॉल्यूशन बिजनेस ही नहीं चल सकते। पर उन पॉल्यूशन का क्या प्रॉपर अरेंजमेंट कर रहे हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी।
आपको क्या करना है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है, रोजगार बढ़ाना है। आप इतना अच्छा मैनेजमेंट कर सकते हैं जिससे ज़्यादा ज़्यादा क्या हो, रोजगार बढ़े, क्योंकि जब रोजगार बढ़ेगा तो देश की इकोनॉमी क्या होगी, सुधरेगी, और जितने भी बैकवर्ड सेक्शंस हैं, पिछड़ा पिछड़ा वर्ग है, वो क्या होगा, सुधरेगा, और हमारे देश की इकोनॉमी क्या होगी, इंक्रीज होगी। थर्ड होती है हमारे जितने भी बेसिक फैसिलिटीज़ होती है जो कि एम्प्लॉयज़ के लिए आवश्यकता होती है, जैसे कि स्कूल, मेडिकल फैसिलिटीज़, ये मेन बेसिक फैसिलिटीज़ है। अगर आपके यहाँ कोई एम्प्लॉय वर्क कर रहा है तो उसको इन दो फैसिलिटीज़ में कभी भी प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट, टू सप्लाई क्वालिटी गुड्स, आपको क्या करना है, अपने जो कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर मतलब आपके ग्राहक, कस्टमर जिसके ऊपर आपका बिजनेस चल रहा है, उनको, ये समाज जिसके ऊपर आपका बिजनेस चल रहा है, ये जो समाज है जो आपका बिजनेस को चला रहा है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, क्वालिटी गुड्स, अच्छी क्वालिटी का सामान प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। अब सामान प्रोवाइड कराना ही बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सामान तो कई कंपनियां प्रोवाइड कराती हैं, पर उसमें भी वो क्या कर लेती है, एक्सप्लॉइटेशन कर लेती है, बेईमानी कर लेती है। सर्विसेज एट रीजनेबल प्राइसेस, आपको कम से कम रुपये में अच्छी से अच्छी चीज़ें प्रदान करनी है। नेक्स्ट क्या होता है, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट। अब हर जगह ठीक है, आपका बिजनेस आप अच्छा कर रहे हो, लोगों के लिए अच्छा कर रहे हो, पर ये चीज़ें इनफ नहीं होती है। क्यों? फॉर एग्जाम्पल, अभी कोरोना आया, पूरा विश्व इससे परेशान है, कितना ही पैसा खर्च होगा मेडिकल के ऊपर, इतना पैसा गवर्नमेंट कहाँ से लाएगी, पॉसिबल ही नहीं है। कितना टैक्स भरेंगे हम, और इवन दो इंडिया में तो 3% ही टैक्स भराता है, इंडिया में खाली 3% लोग ही टैक्स भरते हैं। अगर 100 लोग हैं तो 100 लोग में से खाली 3 लोग टैक्स भरते हैं पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, तो फिर कैसे गवर्नमेंट पूर्ति करेगी इतने पैसे का। तो क्या कर रहे हैं, जितने ही बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, आप लोग न्यूज़ पढ़ रहे होंगे, वो डोनेट कर रहे हैं। डोनेट किसके लिए कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, वेलफेयर के लिए कर रहे हैं, नोबल कॉजेज में क्या कर रहे हैं, वो डोनेट कर रहे हैं, जिसकी पीएम केयर फंड, सीएम केयर्स फंड, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, सब अपनी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। जिसकी रतन टाटा 1500 करोड़ रुपए उन्होंने डोनेट करे, अजीम प्रेम जी 1100 करोड़, ऐसे कई बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, मुकेश अंबानी 500 करोड़। हर व्यक्ति अपनी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अपने अपने बिजनेस से क्या कर रहा है, अमाउंट को डोनेट कर रहा है। तो ये इनकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सोशल ऑब्जेक्टिव भी होता है। और टू ऑर्गेनाइज एजुकेशनल, हेल्थ एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। अब आपके जितने भी मेंबर्स हैं, अगर इनकी ग्रोथ नहीं होगी, अगर जितने भी मेंबर्स हैं, अगर इनकी ग्रोथ नहीं होगी तो आपका बिजनेस प्रॉपर नहीं चल पाएगा। तो समाज के लिए आपको सबसे पहली चीज़ ये करनी चाहिए कि आपके बिजनेस में मैक्सिमम आपको ऐसी ट्रेनिंग्स बार बार करवाती रहनी चाहिए। एजुकेशनल ट्रेनिंग, हेल्थ रिलेटेड ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग्स बार बार आपको करवाती रहनी चाहिए। सोशल ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर हमारे कंप्लीट होते हैं। अब थर्ड ऑब्जेक्टिव जो होता है वो होता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल वर्ड से ही क्लियर है। अब पर्सनल ऑब्जेक्टिव किसके लिए होगा, पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है आपके एम्प्लॉयज़ के लिए। किसके लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स रिफर टू द ऑब्जेक्टिव विच आर रिलेटेड टू द एम्प्लॉय ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉय काम करते हैं उसके लिए जो ऑब्जेक्टिव होगा वो क्या होगा, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। डिफरेंट पीपल विद डिफरेंट वैल्यूज़। अब हर व्यक्ति की अलग अलग वैल्यू होती है और हर कोई अलग अलग प्रकार से सेटिस्फाई होता है। किसी को पिज़्ज़ा पसंद है तो किसी को दाल रोटी में ही मज़े आते हैं, तो कोई दाल बाटी का दीवाना है। डिपेंडेंसी करती है किसकी क्या इच्छा है, पर कुछ बेसिक्स होते हैं जो कि हर व्यक्ति के लिए आवश्यकता होती है। सबसे पहली चीज़, फाइनेंशियल नीड्स लाइक सैलरी, इंसेंटिव, ये हर वर्कर को चाहिए, हर एम्प्लॉय को चाहिए। हर वर्कर, हर एम्प्लॉय चाहता है कि मुझे सैलरी ज़्यादा से ज़्यादा मिले, समय पर मिले, प्लस कुछ मॉनेटरी बेनिफिट्स। वर्ड मॉनेटरी, मॉनेटरी का मतलब क्या होगा, मॉनेटरी का मतलब होगा पैसों से रिलेटेड। बोनस दे सकते हैं आप, कमीशन दे सकते हैं। दूसरी चीज़, सोशल नीड्स लाइक रिकॉग्नाइजेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब हर जगह पैसा ही काम में नहीं आता है। एक एम्प्लॉय को खाली पैसे के बलबूते पे आप काम नहीं करा सकते हैं। पैसा तो कई कंपनियां देती है, पर एक इन्वायरमेंट, प्रॉपर अगर इन्वायरमेंट नहीं है तो बंदा वहाँ पर काम नहीं कर पाएगा, एम्प्लॉय अच्छे से काम नहीं करेगा। एम्प्लॉय से काम लेने के लिए उसे एक साउंड इन्वायरमेंट देने की आवश्यकता है, उसकी समाज की उसकी आवश्यकता पूर्ति करने की आपको आवश्यकता है। यहाँ पर आपके सारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, फिनिश होते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट एज एन आर्ट। मैनेजमेंट एक कला है। सच्चाई की बात है, मैनेजमेंट अपने आप में एक कला है। हमने डेफिनेशन में भी फर्स्ट में पढ़ा था,
मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। मैनेजमेंट एक कला है, ये चीज़ वहीं से हमें क्लियर होती है। द वर्ल्ड ऑफ मैनेजमेंट इज ट्रूली क्रिएटिव एंड फुल ऑफ थियोरिटिकल एस्पेक्ट। ये जो वर्ल्ड है किसके ऊपर, पूरी थ्योरी के ऊपर पड़ा हुआ है, थियोरिटिकल एस्पेक्ट है इसमें टोटल। अब क्यों है भैया कला, वहाँ डेफिनेशन में तो पढ़ लिया हमने, पर कला क्यों है? तो देखो सिंपल सी जो इसलिए ये आर्ट है क्योंकि सबसे पहली चीज़ ये क्या है, थियोरेटिकल कंसेप्ट से अपने आप में बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है और पूरा थियोरेटिकल है। थियोरेटिकल आप समझ सकते हैं, आपको याद करना पड़ता है, इसमें अकाउंट्स की तरह कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं होते हैं। सेकंड क्या है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। इसके अंदर कुछ रूल्स मेथड्स रेगुलेशंस लगते हैं जो कि आपको फॉलोअप करने पड़ते हैं। थर्ड, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। थियोरेटिकल तो है, फिक्स तो है, पर्सनल भी है, पर थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। मैनेजमेंट आपने कितना भी पढ़ रखा हो, आपने कितनी भी आपके पास MBA की डिग्री हो, पर आपकी पर्सनल क्रिएटिविटी यहाँ पर लगेगी। आप कैसे उस चीज़ को मैनेज कर रहे हैं, कैसे बिजनेस को रन कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी कंपनी ऐसे किसी मैनेजर को तो रखेगी नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ, नोकिया आई थिंक कितनी बड़ी कंपनी थी, कितने लोगों ने उसके फ़ोन परचेज करे थे, बट आज नोकिया का नामो निशान खत्म हो गया है। रीज़न, बैड मैनेजमेंट। CEO, नोकिया के जो CEO थे उन्हीं कारण कंपनी क्या हुई, बर्बाद हुई। तो आपका मैनेजर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपके बिजनेस को रन करने में। तो वहाँ पर क्या थी, मैनेजर की क्रिएटिविटी क्या थी, ज़ीरो थी। खाली आप पढ़े पढ़ाए तरीके से मैनेजमेंट नहीं कर सकते। मैनेजमेंट करने के लिए आपको आपकी पर्सनल एबिलिटी, पर्सनल क्रिएटिविटी की आवश्यकता मस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक होता है मैनेजमेंट एज अ साइंस। अब भैया मैनेजमेंट साइंस क्यों है? साइंस होने के लिए सबसे सिंपल सी चीज़ है, सिस्टमेटिज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, यहाँ पर सब चीज़ सिस्टम से चलती है बकायदा, एक के बाद एक। मैनेजमेंट अगर आपको करना है तो आप डायरेक्ट स्टाफिंग नहीं कर सकते कि पहले भैया लोगों को बता दें तेरे को ये काम करना है, उसके बाद प्लानिंग करें। नहीं, सबसे फर्स्ट आपको प्लानिंग ही करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप प्लानिंग करोगे उसके बाद ही आप किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज कर पाओगे। ऑर्गेनाइज कर पाओगे तभी आप उसको क्या कर पाओगे, स्टाफिंग कर पाओगे। स्टाफिंग के बाद ही आप क्या कर पाओगे, डायरेक्टिंग कर पाओगे। ऐसा नहीं कि भैया मैंने मैनेज कर लिया है कि भैया 100 लोगों का खाना बन जाएगा तो पहले खाना खिला के ख़त्म करो। नहीं, अगर आपको खाना बनवाना है तो उसके लिए पहले सामान लाना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी होगा खाना बन जाए बाद में आप सामान ला के दो, ऐसा हो सकता है कि पॉसिबल ही नहीं है। तो इसी प्रकार से क्या है, सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। सेकेंड थिंग, इसके अपने कुछ एक सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स है, जैसे साइंस में होते हैं कई सारे हमने रूल पढ़े। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अपने आप में एक फिक्स है, परंतु साइंस में क्या होता है कि जो रिजल्ट आते हैं वो आपके कंक्लूसिव आते हैं। कंक्लूसिव रिजल्ट का मतलब क्या होता है, फिक्स रिजल्ट आते हैं। परंतु मैनेजमेंट में ऐसा नहीं होता है। मैनेजमेंट की गारंटी नहीं है कि अगर नोकिया के CEO सत्या नडेला होता तो आज नोकिया क्या बोलते, बहुत बड़ी कंपनी होता। कंफर्म नहीं है। जो गूगल चला रहा है, जो माइक्रोसॉफ्ट चला रहा है, वो उसी को अच्छे चला सकता है। तो वही प्रॉब्लम है कि यहाँ पर क्या है, जो रिजल्ट है वो फिक्स नहीं है मैनेजमेंट के। बट साइंस ऐसा बोलता है कि रिजल्ट क्या होने चाहिए, फिक्स होने चाहिए, कंक्लूसिव होने चाहिए। एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं। नेक्स्ट, यूनिवर्सल वैलिडिटी। ऐसा बोला जाता है मैनेजमेंट यूनिवर्सली मान्य है, हर जगह होता है। बट ये बात कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक गलत है। कैसे गलत, कैसे, ऐसा मैं आपको बताता हूँ। बाकी अपन इंडिया के बाहर तो छोड़ देते हैं, कंपनीज, इंडिया की कंपनीज में ही अगर हम बात करें तो इसमें कई अलग अलग प्रकार के मैनेजमेंट है। कोई व्यक्ति अलग रूल को अप्लाई करता है, कोई व्यक्ति अलग रूल को अप्लाई करता है, अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग अप्लाई करते हैं। तो यूनिवर्सल वैलिडिटी वाला पॉइंट कुछ हद तक सही बैठता है, कुछ हद तक गलत बैठता है। और अगर रियलिटी में पूछा जाए कि मैनेजमेंट क्या है, तो इसे तो बताया गया कि मैनेजमेंट साइंस भी और आर्ट भी है। मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एंड आर्ट, पर इसमें रेशो कितना है, तो आर्ट का रेशो 80% और साइंस का रेशो 20%। मतलब ज़्यादा क्या है मैनेजमेंट, आर्ट से, साइंस है। अपन ये नहीं कर सकते कि साइंस नहीं है, साइंस है, पर क्या है, कम है। मेनली किसका पार्ट है, ये आर्ट्स का ही पार्ट है। नेक्स्ट टॉपिक, मैनेजर्स आर बोर्न एज वेल एज मेड। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंपॉर्टेंट मतलब ये कि आपको सुनने मजे आएंगे इसको। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट करता कौन है, मैनेजर्स करते हैं। पहले ऐसा बोला जाता था, बहुत पुरानी मतलब कि, या फिर ऐसी मान्यताएं थी लोगों की कि जो मैनेजर होते हैं उनको बनाया नहीं जाता है, वो पैदा होते हैं। मतलब कुछ व्यक्तियों में बचपन से ऐसी क्वालिटीज़ होती है कि वो लोगों को एक साथ लेकर चल सकते हैं, अच्छा मैनेजमेंट कर सकते हैं। मैनेजर्स आर बोर्न, मैनेजर्स को बनाया नहीं जा सकता, ये बिलीव था, सालों तक चलता गया।
कि बोले अच्छे मैनेजर जो है वो पैदा होते हैं क्वालिटीज़ के साथ ही, वो बचपन से कैपेबल होते हैं, उनका जो विज़न होता है, उनका जो देखने का नज़रिया होता है, लोगों को लीड करने का तरीका होता है, वो बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत अच्छा होता है, बहुत अलग होता है, बहुत क्रिएटिव होता है। परंतु धीरे धीरे जैसे टाइम बीतते गया, ये बात क्या होती गई, झूठ साबित होती गई। अब झूठ साबित क्यों हो गई? क्योंकि आज क्या हो गया, मैनेजमेंट एक कॉम्प्लेक्स हो गया है, बहुत ज़्यादा वाइड, टफ, कंफ्यूजिंग। सक्सेस होने के लिए एजुकेशन ट्रेनिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि मेरी मदर घर को बहुत अच्छे से मैनेज करती है तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को भी बहुत अच्छे से मैनेज कर लेगी। ऐसा नहीं है कि मेरी मम्मी बहुत अच्छे से सब्जियां का अरेंजमेंट करती है तो गूगल में सुंदर पिचाई की जगह ले लेगी, नहीं तो बेचारा सुंदर पिचाई तो बेघर हो जाएगा ऐसे अगर मम्मी को कोई जॉब मिलने लग गई तो बात इतनी सी है कि अब क्या हो गया है, मैनेजमेंट के लिए ट्रेनिंग मस्ट इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन मस्ट इंपॉर्टेंट है, नॉलेज आपको होना चाहिए। खाली आप क्वालिटीज़ के ऊपर डिपेंड होकर ही जो बचपन से आपको मिली है कि आप लोगों से अच्छे से बातचीत कर सकते हो, पर बात क्या करना है ये भी तो आपको पता होना चाहिए। इसके लिए एक सक्सेसफुल मैनेजर के लिए एजुकेशन और ट्रेनिंग दोनों इंपॉर्टेंट है। खाली बचपन से जो आपके पास क्वालिटीज़ है उसके मुकाबले आप एक सक्सेसफुल मैनेजर नहीं बन सकते। इवन दिस क्वालिफाइड नीड टू बी पॉलिश्ड, मतलब ये है, हमने हीरे का सुना है कि भैया हीरा अगर बनना है तपना पड़ेगा, सोने को बनने के लिए भी पहले आग में जलना पड़ता है। इसी प्रकार से अगर एक मैनेजर को अच्छा बनना है तो उसको ट्रेनिंग से पॉलिश होना पड़ेगा, एजुकेशन से पॉलिश होना पड़ेगा। और जो पुरानी लाइन थी मैनेजर्स आर बोर्न, आज वो बदल कर ये हो गई है मैनेजर्स आर मेड, मैनेजर्स को बनाया जा सकता है। अब मैनेजर्स को कैसे बनाया जा सकता है? कई लोगों के दिमाग में फिक्स है एमबीए, नहीं, मैनेजमेंट की कोई ऐसी फिक्स चीज़ नहीं है कि एमबीए के माध्यम से ही आप मैनेजर को बना सकते हो। कई सारी अनदर ट्रेनिंग से कई सारे प्राइवेट कोर्सेज भी होते हैं, वो डिपेंडेंसी करती है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है उस फील्ड में, क्योंकि आप हर फील्ड में अलग अलग प्रकार का मैनेजमेंट होता है। अगर आप मेडिकल फील्ड की बात करोगे उसके मैनेजमेंट कुछ अलग होगा, अगर आप एजुकेशनल फील्ड की बात करोगे उसका मैनेजमेंट अलग होगा। हाँ, सिमिलरिटीज़ काम करने के तरीके में हो सकती है, बट पर्टिकुलर फील्ड का नॉलेज होना भी मस्ट इंपॉर्टेंट है मैनेजर को। मैनेजर बहुत अच्छा है बट उसे नॉलेज ही नहीं है तो किस प्रकार से वर्क करेगा, नहीं कर पाएगा। इसके लिए प्रॉपर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग मस्ट इंपॉर्टेंट है एक सक्सेसफुल मैनेजर के लिए। तो मैनेजर्स आर बोर्न एज वेल एज मेड, मैनेजर्स पैदा तो होते ही थे, साथ में बना ही भी जा सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट के कितने लेवल्स होते हैं ओवरऑल? तो देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल आप सभी समझते हैं। टॉप लेवल के बाद होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, बीच वाले लोग, और थर्ड होता है लो लेवल मैनेजमेंट। अब इन तीनों को हम एक एक करके समझते जाते हैं जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। फर्स्ट, टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट को आप ऐसा बोल सकते हो या तो टॉप मैनेजर्स या फिर मास्टर माइंड, कि भैया किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए जो व्यक्ति चला रहा है वो क्या होगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट। अब इसके अंदर कौन कौन हो सकते हैं? सबसे पहली चीज़ तो जो इसके अंदर लोग आते हैं वो होते हैं आपके सीईओ, सीएफओ, सीओओ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, सीनियर मैनेजर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये सभी क्या होंगे, टॉप लेवल मैनेजमेंट। इनका काम क्या होता है, ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? प्लान्स बनाने के लिए, प्लानिंग बनाने के लिए, आइडियाज़ के लिए, वेलफेयर के लिए। पूरा ऑर्गेनाइजेशन का वेलफेयर इनके ऊपर डिपेंड करता है और हर एक चीज़ के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट को क्या प्रोवाइड करते हैं? ऑर्डर्स प्रोवाइड करते हैं, उनको पॉलिसीज़ प्रोवाइड करते हैं कि हमने ये पॉलिसीज़ बना ली है, ये पॉलिसी जब आपको चेक करनी है कि पॉलिसी सही है या नहीं है, गलत तो नहीं है। और फाइनल डिसीजन किसका होगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट का होगा। इनको कोई भी मना नहीं कर सकता, ये जो चाहे वो कर सकते हैं। इन्हीं पर डिपेंड करेगा कि बिजनेस आगे चलेगा या डूबेगा, क्योंकि अगर इनकी प्लानिंग सही होगी तो बिजनेस आगे रन करेगा, और अगर प्लानिंग गलत हुई तो बिजनेस क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। सेकंड आते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अब जितने भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट होते हैं तो इनका जो मेन टास्क होता है वो क्या होता है, जितने भी टॉप मैनेजर्स या फिर टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा प्लान किया गया है उसको फॉलोअप करना और अपने मैनेजर्स के थ्रू उसको करवाना। और इनके अंदर कौन कौन आते हैं? एचओडी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, मार्केटिंग मैनेजर,
प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, सेल्स मैनेजर, ये सब क्या होते हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं वो सभी इसके अंदर आते हैं। ये मिडल मैनेजर होते हैं और सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर किसी की होती है तो वो मिडल लेवल मैनेजमेंट की होती है। सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों सर? सारी चीज़ें फिक्स तो टॉप लेवल मैनेजमेंट कर रहा है? नहीं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टॉप लेवल मैनेजमेंट और लो लेवल मैनेजमेंट दोनों के बीच में एक प्रॉपर और साउंड कोऑर्डिनेशन मेंटेन करते हैं। अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट ने कुछ भी डिसाइड कर, डायरेक्ट लोअर लेवल मैनेजमेंट को वो चीज़ पता नहीं लगेगी। उसके लिए बीच में क्या है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट ही डिसाइड करेगा कि किस प्रकार से लोअर लेवल मैनेजमेंट से काम लेना है। सबऑर्डिनेट करेगा, वो कॉपरेट करेंगे हर ऑर्गेनाइजेशन के साथ, हर डिपार्टमेंट के साथ। फंक्शन कैसा करेंगे? स्मूथ करेंगे, स्मूथली सब काम प्रॉपर होंगे। और सबसे लास्ट आता है लो लेवल मैनेजमेंट। अब लो लेवल मैनेजमेंट के अंदर कौन आएंगे? सुपरवाइजर्स, ऑपरेटिव मैनेजमेंट, अकाउंट ऑफिसर, ऑफिस सुपरवाइजर, सेल सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट, फैक्ट्री सुपरिटेंडेंट, जो भी लोग डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं आपको, जो एकदम निचले स्तर के मजदूर से काम लेने वाले लोग रहते हैं, जो छोटे मैनेजर्स होते हैं, वो सब किस में आते हैं? लो लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के कितने प्रकार के फंक्शंस होते हैं? अब ऐसे तो मैनेजमेंट के जितने फंक्शंस हैं, दो प्रकार मेनली डिवाइडेड है। एक होता है मेन फंक्शंस, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सेकंड होता है सब्सिडरी फंक्शन। सब्सिडरी फंक्शन को सेकेंडरी फंक्शन भी बोलते हैं और ऑक्सिलरी फंक्शंस भी बोलते हैं। सबसे फर्स्ट हम इसके मेन फंक्शंस पढ़ेंगे। अब इसके मेन फंक्शंस क्या क्या होते हैं? फर्स्ट होता है प्लानिंग। अभी प्लानिंग क्या होता है? वैसे तो हम सभी जानते हैं कि प्लान करना होता है, पर प्लानिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें प्लान की जाती है? तो प्लानिंग के अंदर जो चीज़ें प्लान की जाती है, सबसे पहले व्हाट इज़ टू बी डन, क्या करना है। व्हेन इज़ टू बी डन, कब करना है। हाउ इज़ टू बी डन, कैसे करना है। एंड हु इज़ गोइंग टू डू इट, और कौन करेगा। ये चार चीज़ें प्लानिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। व्हाट इज़ टू बी डन, व्हेन इज़ टू बी डन, हाउ इज़ टू बी डन, एंड हु इज़ गोइंग टू डू इट। क्या करना है, कब करना है, कैसे करेंगे, और कौन करेगा। नेक्स्ट थिंग होती है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ पीपल, लोगों को इकट्ठा करना एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए। डिफाइंड ऑब्जेक्टिव, डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, फिक्स्ड ऑब्जेक्टिव, पर्टिकुलर एम, जिसमें लोगों को एक प्रकार से ह्यूमन रिलेशनशिप क्रिएट करना, एक बाउंडेशंस में कवर अप करना, सारे एम्प्लॉयमेंट्स का अलाइनमेंट, सबका अल्टीमेट एक ही गोल होना चाहिए, सबका टास्क एक ही होना चाहिए, वो होता है ऑर्गेनाइजिंग का वर्क। तो सबसे फर्स्ट क्या होगा फंक्शन? प्लानिंग। सेकंड क्या हुआ? ऑर्गेनाइजिंग। थर्ड होता है स्टाफिंग। आपने लोग तो इकट्ठे कर लिए, पर लोगों को काम भी तो करवाना पड़ेगा ना, उनको प्रॉपर जॉब भी देनी पड़ेगी कि किसको क्या काम करना है। वही एग्जांपल याद कीजिए जो मैंने चाय वाले और चार्टेड अकाउंटेंट का दिया था, कि चाय वाले से आप चार्टेड अकाउंटेंट नहीं बन कर का काम करवा सकते, और चार्टेड अकाउंटेंट से चाय का काम नहीं करवा सकते। इसी प्रकार से स्टाफिंग में ये डिपेंड कर देगा कि सामने वाले की क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी कैपेबिलिटी क्या है, उसकी कंपेटेंटिबिलिटी क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको क्या देंगे? काम देंगे। तो स्टाफिंग का सिंपल भाषा में अगर मैं मतलब बताऊं तो राइट पर्सन एट द राइट जॉब, सही व्यक्ति को सही जॉब देना, सही व्यक्ति को से सही काम कराना ही स्टाफिंग है। नेक्स्ट होता है डायरेक्टिंग। डायरेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहली चीज ये क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। क्यों? इस फंक्शन के माध्यम से आप इंप्लॉय से अच्छे तरीके से, इफेक्टिव तरीके का मतलब दो मतलब होता है इफेक्टिव का, पहले ही मैं बता चुका हूं। एक तो टाइम पर काम करना और एक डूइंग राइट थिंग्स, सही काम करना। इफेक्टिव तरीके से आप क्या करवा पाओगे? इंप्लॉय से काम करवा पाओगे। अब देयर प्रॉब्लम्स आर सॉर्टेड आउट। अब इनकी प्रॉब्लम्स कैसे सॉर्टेड आउट होगी? लीडरशिप से, गाइडेंस प्रोवाइड करके इनका जहां प्रॉब्लम हो इसको आप क्या करोगे? सॉल्व आउट करोगे। फिफ्थ पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, कंट्रोलिंग। अगर आपका आपके बिजनेस के ऊपर, आपके मैनेजमेंट के ऊपर कंट्रोल ही नहीं है, आपने आपके एम्प्लॉय को बोला है कि आपको 8 घंटे काम करना है, आपका एम्प्लॉय 6 घंटे ही काम कर रहा है, तो क्या आप आपके गोल को अचीव कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्या आप आपके टारगेट को अचीव कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपको आपके टारगेट को अचीव करना है तो आपको प्रॉपर कंट्रोल करना पड़ेगा।
हर व्यक्ति जानता है कि काम व्यवस्थित चल रहा है, पर उसको चेक करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार जब एक टीचर क्लास में रहता है, जब तो बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, और जब टीचर बोलकर जाता है कि ज़रा रिवीजन करना, मैं 5 मिनट आता हूँ, तो सच्चाई की बात ये थी, जब 5 मिनट बाद टीचर क्लास में आता है तब भी बच्चे वहीं होते हैं जहाँ टीचर छोड़ के गया था, क्योंकि बच्चों ने 5 मिनट रिवीजन करा ही नहीं। क्यों नहीं करा? उसका सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं था। और सबसे लास्ट थिंग, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन बहुत सिंपल सी चीज़ है। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है रिलेशनशिप, एक सिंक्रोनाइजेशन, कि भैया आपके जितने भी ग्रुप के लोग हैं उनमें यूनिटी कैसी है, वो सिंक है कि नहीं है, क्या वो एक ही ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेशन। लोगों में एक दूसरे के प्रति अच्छी भावना है या नहीं है, ये होती है कोऑर्डिनेशन। ये हमने सारे मेन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट फिनिश कर लिए। नेक्स्ट अब हम ले रहे हैं सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, या फिर ऑक्सिलरी और ऑक्सिलरी सेकेंडरी फंक्शंस, या फिर सब्सिडियरी फंक्शंस। फर्स्ट हमने लिया है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर आपके मैनेजमेंट में डिसीजन लेने में ज़्यादा डिले हो रहा है तो भी आपके बिजनेस के लिए क्या है? लॉस है। डिसीजन लेना प्लस सही डिसीजन लेना सही समय पर, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट रिसर्च। कोई भी डिसीजन आंख बंद करके लेना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। रिसर्च प्रॉपर इंपॉर्टेंट है। आपने रिसर्च कर लिया कि हमें भैया एक कोको कोला की कंपनी खोलनी, कोको कोला की कंपनी जो है, कोक का जो बिज़नेस है, आज सोडे का बिज़नेस जो है पूरे वर्ल्ड में फेमस है। गर्मी आ रही है, इस टाइम पे जो भी सोडा लॉन्च होता है अच्छा पैसा कमा ही लेता है। या फिर पेप्सी, कोको कोला, ये दो ही बड़ी ब्रांड है, इनके अलावा कोई बड़ी ब्रांड बन नहीं पा रही है। तो अभी हम अगर हमारी फर्म की नई ब्रांड डालते तो बिजनेस अच्छा रन करेगा। ये हमारी रिसर्च थी, परंतु क्या ये पूरी रिसर्च है? नहीं। हमें चेक करना पड़ेगा मार्केट में कितनी और नई कंपनियाँ आई हैं, क्या वह चल पा रही है नहीं चल पा रही है, और वो नहीं चल रही तो उसके पीछे का कारण क्या है, और कोको कोला और पेप्सी इतने लंबे समय से चल रही है तो वो क्यों चल रही है। इस प्रकार से प्रॉपर आपको रिसर्च करनी आवश्यकता है। थर्ड थिंग, आपका मैनेजमेंट अच्छा तब है जब आप इनोवेशन लेके आते हैं। फर्स्ट ईयर अपन ने पढ़ा था मैनेजमेंट एज एन आर्ट के अंदर क्रिएटिविटी, पर्सनल क्रिएटिविटी चाहिए, इनोवेशन चाहिए। इनोवेशन का मतलब होता है कोई भी नई चीज़ जो आज तक कोई नहीं लेके आया हो। जो चीज़ सब लेकर आए हुए हैं, अगर आप भी वही लेकर आओगे तो किसी काम का नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, पहले ऐसा होता था कि क्रिकेट जब चल रहा था उसमें 100 रन बनना बहुत बड़ी बात होती थी, ठीक है, पर आजकल क्या होता है, एक साल के अंदर 10 बार 100 रन बन रहे हैं। विराट कोहली का हम एग्जाम्पल ले तो 70 से ज़्यादा बार 100 रन बनाए, तो वो चीज़ क्या हो गई? नॉर्मल हो गई। 50 रन नॉर्मल बात है। पहले 2 छक्के किसी ने सलंग मार दिए तो 4-5 हफ्ते तक उसी की बातें होती थी। आजकल हम आईपीएल में देखते हैं 3-3 4-4 छक्के भी सलंग जाते हैं, एक एक ओवर के अंदर 20 रन भी आ जाते हैं आसानी से। पहले अगर मैच होता था 50 ओवर का मैच है, 200 रन बन गए, 250 रन बन गए, बहुत बड़ी बात है, 250 बन गए, अब तो मतलब सामने वाला मैच जीत ही गया। आजकल तो 300 350 पे भी सेफ फील नहीं करते कि सामने वाली टीम बना ना दे। तो इनोवेशन चाहिए, नया कुछ चाहिए, वही पुरानी चीज़ लोगों को पसंद नहीं आती है। इसके लिए मैनेजमेंट में आपको क्या है? नए तरीके चाहिए। फोर्थ है रिप्रेजेंटेशन। आप उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आप उसको लोगों को कैसे बताते हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। क्योंकि अगर आपका रिप्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है तो आपका बिजनेस किसी काम का नहीं है। रिप्रेजेंटेशन क्या है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। अपन इन 3 चीज़ के बीच में डिफरेंस समझ रहे हैं, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन और ऑर्गेनाइजेशन। अब ये मैनेजमेंट क्या होता है या फिर एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, क्या ये तीनों सेम सेम चीज़ें होती है कि तीनों अलग अलग चीज़ें होती है? तो सबसे पहले अपन समझते जाते हैं इनका मीनिंग। एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप में क्या, एक फंक्शन है जो क्या करता है? ऑब्जेक्टिव सेट करता है, कंपनी की गोल सेट करता है, पॉलिसी सेट करता है, सही है। मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट एक फंक्शन है जो क्या करता है? डायरेक्टिंग करता है। क्या करता है? डायरेक्टिंग। किस चीज़ की डायरेक्टिंग करता है? जो लोगों के द्वारा काम होता है उसकी क्या करता है? डायरेक्टिंग करता है। अब सबसे फर्स्ट लास्ट चीज होती है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा या फिर मैनेजमेंट के द्वारा गोल डिसाइड होते हैं उनको पूरा करने में मदद करता है, उसको मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। रोल,
एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? तो किसी भी बिजनेस का, किसी भी इंटरप्राइज का एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? ब्रेन होता है। क्या होता है? ब्रेन। मैनेजमेंट क्या है? एक बार आपका ब्रेन काम करना बंद कर देगा तो आपका बिजनेस क्या होगा? एक बार अगर आपका ब्रेन काम करना बंद कर दे, आपकी बॉडी में क्या होगा? आप मर जाओगे? नहीं मरोगे, चलोगे। लेकिन मैनेजमेंट आपके बिजनेस का हार्ट है। अगर हार्ट ने काम करना बंद कर दिया तो आपका बिजनेस पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। थर्ड, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? बॉडी है। और एक अच्छे बिजनेस को चलने के लिए, एक हेल्दी बॉडी के लिए, ये तीनों चीज़ें प्रॉपर से चलनी चाहिए, ब्रेन, हार्ट और बॉडी। इसके लिए एक अच्छे बिजनेस को रन करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन तीनों की प्रॉपर आवश्यकता है। अब फंक्शंस, इनके काम क्या क्या है? तो एडमिनिस्ट्रेशन का फंक्शन क्या है? सबसे पहला फंक्शन है थिंकिंग, सोचना। मैनेजमेंट का फंक्शन क्या है? जो भी एडमिनिस्ट्रेशन ने सोचा है उसको क्या करना? एग्जीक्यूट करना, इंप्लीमेंट करना। और सबसे लास्ट, ऑर्गेनाइजेशन का मकसद क्या है? सभी के बीच रिलेशनशिप बनाए रखना। अब स्कोप, स्कोप क्या है इनका? तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? अपने आप में बहुत ब्रॉडर है, बहुत बड़ा है, और स्कोप इसका बहुत लंबा है। लेकिन अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूं तो इसका स्कोप कौन सेट कर रहा है? एडमिनिस्ट्रेशन सेट कर रहा है। अब ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन का स्कोप कौन सेट करेगा? मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन। वर्क, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है रूल्स, रेगुलेशंस और लॉ बनाना, नियम, कायदे, कानून बनाना। मैनेजमेंट का काम क्या है? वो जितने भी रूल्स है, वो जितने भी रेगुलेशंस है, उन सबको किस में लागू करना? काम में, उनसे काम करवाना, उस रूल्स के माध्यम से काम कराना कि भैया हमारी फर्म ने एक रूल बनाया है कि 9 घंटे के अलावा 1 घंटा कोई भी एक्स्ट्रा व्यक्ति काम नहीं करेगा, या 9 घंटे तो मिनिमम हर एम्प्लॉय को वर्क करना है। तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि हर एम्प्लॉय कम से कम 9 घंटे तो वर्क करे ही सही। तो मैनेजमेंट क्या करा रहा है? उस रूल के थ्रू काम करवा रहा है। और ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा? काम को करना ही ऑर्गेनाइजेशनल है, इट वर्क्स इज ऑर्गेनाइजेशनल। अब लास्ट, कोई भी बिजनेस, कोई भी मैनेजमेंट व्यक्ति करता है तो हम समाज को कभी नहीं भूल सकते। समाज के प्रति हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां होती है। तो यहीं पर अपन समझना चाहेंगे कि जो मैनेजमेंट होता है इसकी समाज के प्रति क्या क्या जिम्मेदारियां होती है। तो फर्स्ट, समाज के प्रति जिम्मेदारी में ले रहा हूँ टूवर्ड्स कस्टमर। कस्टमर के प्रति मैनेजमेंट की क्या क्या जिम्मेदारियां होगी? फर्स्ट जिम्मेदारी, टू प्रोवाइड बेस्ट क्वालिटी गुड्स, अच्छा सामान प्रोवाइड करना, अच्छी क्वालिटी का। अब अच्छी क्वालिटी का प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन कैसे? एट रीजनेबल प्राइस, कम दाम पर। सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी कस्टमर के लिए? टू प्रोवाइड ट्रू इन्फॉर्मेशन, सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, नहीं तो पता लगा हम सही माल पे तो दे रहे हैं पर चीज़ ही गलत कर रहे हैं। और लास्ट, नॉट टू एडवर्टाइज फॉल्सली एंड चीटिंगली, कोई भी झूठा वादा नहीं करना, किसी भी चीज़ के बारे में झूठ नहीं बोलना, चीटिंग नहीं करना। ओवरऑल मतलब सिर्फ इतना हो रहा है, डू नॉट एक्सप्लॉइट कस्टमर्स, उपभोक्ता का शोषण नहीं करना। ये होती है एक अच्छे मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कस्टमर के लिए। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयज़ के लिए भी होती है, क्योंकि जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं उनके लिए क्या हो सकती है? सोचिए ज़रा, नॉर्मल क्या हो सकती है? सिंपल सी बात है कि एक एम्प्लॉय को सबसे पहली चीज़ क्या चाहिए? टाइम पर सैलरी चाहिए, उसको टाइम पर सैलरी चाहिए, उसको जो उसका वेजेस देते हो, उसका जो भत्ता देते हो, उसको जो सैलरी प्रोवाइड कर रहे हो वो लीगल होनी चाहिए। नहीं तो पता लगा आप बंदे से 50,000 का काम करा रहे हो और 10,000 ही दे रहे हो। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ, ऐसा नहीं कि बंदा 5 साल पहले आपके यहाँ पे काम कर रहा है 10,000 में, आज भी 10,000 में ही कर रहा है। उसको बाकायदा बराबर बार बार ग्रोथ के अपॉर्चुनिटी, मौके मिलने चाहिए बार बार उसको बढ़ने के जीवन में। वो आप प्रमोशन के माध्यम से दे सकते हो, इंसेंटिव के माध्यम से दे सकते हो, बोनस के माध्यम से दे सकते हो। अब सरकार के प्रति क्या जवाबदारी होगी अच्छे मैनेजमेंट की? सरकार के प्रति 1 से 2 ही जवाबदारी होती है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि नियम, कायदे, कानून जो सरकार के द्वारा बनाए गए वो आप सारे काम करो, किसी प्रकार का इलीगल बिजनेस ना करो। सेकंड, हॉनेस्ट पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज़, जो टैक्स है, ड्यूटीज़ है, वो टाइम पर भर दो जिससे सरकार देश को अच्छे से चलाए। थर्ड, नॉट टू मिसयूज पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी का मिसयूज बिल्कुल भी ना करें। अब चौथी जवाबदारी होती है समाज के लिए। समाज की जवाबदारी हम पहले पढ़ चुके, बट एक बार और हम पढ़ लेते अभी। टू हेल्प इन अचीविंग हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, जितने भी लोग हैं, जितने भी समाज में पब्लिक रहती है, जितनी भी जनता जनार्दन है, उन सभी के लिए एक ऐसे समाज को क्रिएट करना जिसमें सभी का लिविंग स्टैंडर्ड जो है,
जो रहन सहन का तरीका है वो क्या हो जाए, सुधर जाए और एक अच्छा हो जाए। प्लस आपकी कंपनी कहाँ की भी हो, आपने बिजनेस जहाँ पर डाला है वहाँ के लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट, रोजगार मिलना चाहिए, काम मिलना चाहिए। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपका पर्यावरण है उसमें बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं होना चाहिए, टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट फ्रॉम पॉल्यूशन। इसके नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन टॉपिक एक अलग से इसमें जोड़ा गया है, इसको हम समझते हैं। कोऑर्डिनेशन का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। कोऑर्डिनेशन सबसे पहले तो क्या है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन अपने आप में क्या है, फंक्शन है, किसका, मैनेजमेंट का। ये क्या करता है, अलग अलग जो डिपार्टमेंट है, डिफरेंट डिपार्टमेंट, जिसकी एग्जांपल के लिए परचेज डिपार्टमेंट है, उसका काम क्या है, सामान खरीदना, रॉ मटेरियल को परचेज करना। एक है सेल्स डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट का काम क्या होता है, सामान को बेचना। लेकिन इन दोनों के बीच में प्रॉपर रिलेशनशिप क्रिएट करना, एक सिंक क्रिएट करना, किसका का वर्क है, कोऑर्डिनेशन का वर्क है। कोऑर्डिनेशन के माध्यम से इनके बीच में प्रॉपर सिंक होता है। देयर इज अ यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ एक्शन होना चाहिए एम्प्लॉयज़ के बीच में, ग्रुप्स के बीच में, डिपार्टमेंट्स के बीच में, मैनेजर्स के बीच में। ये सारी चीज़ें प्रॉपर होगी तभी आपका कोऑर्डिनेशन क्या होगा, प्रॉपर होगा, और तभी आप हर प्रकार के टास्क को क्या कर पाओगे, इफेक्टिवली और इफिशिएंटली वे में कंप्लीट कर पाओगे, आप आपके ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर पाओगे। अब कोऑर्डिनेशन क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कब, जब ग्रुप में इफर्ट होता है। क्यों, क्योंकि कोऑर्डिनेशन ऐसा बोलता है कि आप सभी का टारगेट एक होना चाहिए, मत एक होना चाहिए, रोल एक होना चाहिए। एक अच्छा आपने मार्केट प्रोवाइड कर दिया, एक अच्छा साउंड इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर दिया, यही इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि हर इंप्लॉय जो काम कर रहा है उन सभी के दिमाग में एक ही गोल होना चाहिए, जो कंपनी का गोल है। आया समझ में सभी को। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, विशेषताएं। अब कोऑर्डिनेशन की व्यवस्था क्या है, तो कोऑर्डिनेशन की विशेषता है, सबसे पहली चीज़ ये भी क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। जहाँ मैनेजमेंट स्टार्ट हुआ वहीं कोऑर्डिनेशन क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। कंटिन्यूस तो इसी साथ में क्या है, डायनेमिक भी है, समय के साथ साथ चेंजेस भी करने पड़ते हैं। कोऑर्डिनेशन किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है भैया, ये मैनेजर की होती है, हर एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोऑर्डिनेशन। इट इज़ अ कॉमन पर्पस। इसका गोल क्या होता है, एक ही होता है, गोल वो होता है कंपनी के गोल्स को अचीव करना, टारगेट को फिक्स करना। अब कोऑर्डिनेशन जो है, जो एकता होती है, यूनिटी होती है, जिसके हमारे भारत में बोलते हैं अनेकता में एकता, जो एकता है उसका क्या है, दिल है, हार्ट। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। अपने आप में एक ये एसेंस है, एक खुशबू है, एक एहसास है, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है मैनेजमेंट के लिए। कोऑर्डिनेशन एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि अमेरिका में ही लागू होती है, इंडिया में ही लागू होती है, जापान में ही लागू होती है, हर जगह मस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। जहाँ पर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं है वहाँ पर बिजनेस आपका रन नहीं कर सकता। कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन आर डिफरेंट। कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन दो अलग अलग चीज़ें होती है। कई सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि यार दोनों सेम ही है, इसको अपन बाद में पढ़ेंगे, कोऑपरेशन आगे आएगा हमें। इट्स एम इज टू वेट ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, और इसका मकसद क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को ही कंप्लीट करना होना चाहिए, इसके अलावा दूसरा कुछ भी नहीं होना चाहिए। एक टॉपिक और इसमें बचता है जो कि इसमें मैंने नहीं लिया था, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोफेशन क्या होता है, जो क्योंकि आप लोग ऑलरेडी 11th में इस चीज़ को पढ़ चुके हो। प्रोफेशन, सबसे पहले प्रोफेशन क्या होता है और प्रोफेशन मैनेजमेंट है या नहीं है। तो ऐसे अगर देखा जाए तो मैनेजमेंट जो है वो प्रोफेशन है भी सही और नहीं भी है। अब कैसे है और कैसे नहीं है। प्रोफेशन के अंदर क्या होता है, सारी चीज़ें सिस्टम से होती है, सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, तो वो तो मैनेजमेंट के अंदर है, प्रोफेशन में भी होता है, परंतु एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है। एंट्री रेस्ट्रिक्टेशन कैसे है, मैनेजमेंट करने के लिए डिग्री कंपल्शन नहीं है, मैनेजर बनने के लिए डिग्री कंपल्शन नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी कंपल्शन नहीं है कि आपको अगर मैनेजर बनना है तो आपका एमबीए होना चाहिए। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको मैनेजर बनना है तो एमबीए होना चाहिए, कोई कंपल्शन नहीं है। मैनेजर कोई भी व्यक्ति बन सकता है, उसने कोई भी सब्जेक्ट लिया हो, अगर उसके पास स्किल्स है, उसके पास नॉलेज है, उसके पास एजुकेशन, उसके पास ट्रेनिंग है, तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, मैनेजर बन सकता है। परंतु प्रोफेशन के लिए क्या चाहिए, पर्टिकुलर डिग्री चाहिए। कैसे, डॉक्टर बनना है एमबीबीएस लगेगा, इंजीनियरिंग करने के लिए इंजीनियरिंग लगेगी, डिग्री लगेगी। इंजीनियरिंग ऐसा नहीं होता कि व्यक्ति को नॉलेज है तो इसको इंजीनियर बना दो, नहीं बनाएंगे, वहाँ पे डिग्री क्या है, कंपल्शन है। बट मैनेजर की कोई डिग्री कंपल्शन नहीं है। तो इस हिसाब से ये मैनेजमेंट, प्रोफेशन और मैनेजमेंट सेम नहीं है। नेक्स्ट, इथिकल कोडिंग। इथिकल कोडिंग का मतलब ये होता है कि हर प्रोफेशन की अपनी अपनी एक संस्था है। कैसे,
डॉक्टरों का भैया अपना एक संस्था है, अकाउंट्स वालों का अपना एक संस्था है, दूसरे लोगों का अलग एक संस्था है, बट मैनेजमेंट का पर्टिकुलर ऐसा कोई फिक्स संस्थान नहीं है। इसके लिए मैनेजमेंट क्या है, अपने आप में एक प्रोफेशन यहाँ भी क्या होता है, नहीं होता है। अब कई लोग ऐसा बोलते हैं कि मैनेजमेंट प्रोफेशन है, कई लोग ऐसा बोलते हैं कि मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है। तो दोनों बातें सही है, मैनेजमेंट प्रोफेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसमें बस हमें कुछ ही एस्पेक्ट्स इसके समझने हैं और ज़्यादा डीप में इसमें जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल भी हमें आने के चांसेस के एकदम लेस है। और ये जो चैप्टर है आपका एमपी बोर्ड के अकॉर्डिंग, इससे जो क्वेश्चंस बनेंगे वो 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चंस बनेंगे और इस चैप्टर से किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। प्लस जब भी आप इस लेक्चर को सुने तो फर्स्टली आप इसकी पीडीएफ ओपन कर ले। पीडीएफ ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में सेंड कर रखी है। और लास्ट में सभी से इतना ही कहना चाहूँगा, कोरोना भी चल रहा है तो सेफ रहे, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और बिल्कुल अपना भी ध्यान रखें, फैमिली का भी ध्यान रखें और लॉकडाउन का अच्छे से पालन करें, क्योंकि लॉकडाउन खाली आप लोगों को घर में रोकने के लिए नहीं है, आपकी एंट्री को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए नहीं है, वो साथ ही साथ आपकी पूरी फैमिली को सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए। तो इसी के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे एट होम। #कोरोना, #लॉकडाउन, #LNCC। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसी के कुछ पार्ट्स को हम और कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज आपका चैप्टर फर्स्ट ओवरऑल वैसे फिनिश होता है।